तो वहाँ लोग 10 बार सोचने को बाधित होते हैं। उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीटें लेकर के आई। कटाई का काम था, मौसम खराब था, उसके बाद में वोट परसेंट ठीक हो रहा है। कमल की माला, उसमें हिसार का भी एक कमल का फूल होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान जो है एक धर्मप्राण देश है, सभी को पता है। और जब जब जरूरत होती है, योगी हो या कोई भी आम जनता हो, आगे आ जाती है लड़ाई लड़ने के लिए। और ख़ास बात है अभी एक इस तरह की लड़ाई, यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो है बिल्कुल चल रहे हैं, कई जगह हो गए हैं, कई जगह होने हैं। और आगाज़ जो आपको पता है, अंजाम क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन आगाज़ हो चुका है और सब ने कमर कस ली है। और उसी रण में हमारे जो देश के योगी हैं वो भी उतर चुके हैं और सीकर से 2 बार सांसद रहे और अभी सीकर के लोकसभा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज हिसार में आए हुए हैं। उनसे जान लेते हैं। महाराज नमस्कार। नमस्कार जी। आप हिसार में हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले बताएं हिसार के बारे में और कैसा चल रहा है आपका प्रचार प्रसार? देखिए, हिसार हरियाणा की एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। हिसार दूरी है एक किस्म से, और हिसार ने देश को अच्छे अच्छे नेता दिए। किसी ज़माने में हिसार डिस्ट्रिक्ट होता था। चौधरी देवलाल यहाँ से पैदा हुए, भजन लाल जी यहाँ से पैदा हुए, और भी बहुत सारे लीडर्स जो थे। भिवानी भी हिसार का हिस्सा हुआ करता था। बंसी लाल जी मूल रूप से इसी ज़िले के थे। तो हिसार हरियाणा को लीडर देने वाला ज़िला रहा है। इसके अतिरिक्त फ्रीडम फाइटर्स लाला हरदेव साय जैसे लोग यहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने गौ सेवा और स्वतंत्रता मूवमेंट में। लाला लाजपत राय ने अपना वकालत का धंधा हिसार से शुरू किया। तो अगर इतिहास के अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ हिसार का मिलेगा। औद्योगिक जगत में भारत के मुख्य उद्योगपतियों में से चाहे जिंदल परिवार हैं या और परिवार हैं, वो यहाँ से। आपके G20 और जी न्यूज़ के मालिक गोयनका जी आपके यहीं से हैं। तो हिसार के अंदर मुझे भेजा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी को हमें जिताना है। मुझे लगभग 10 दिन से अधिक समय यहाँ पर हो गया। मैं लगभग 6 विधानसभाओं में जा चुका हूँ और सामान्य रूप से 8-9 विधानसभा मैंने टच की है। मुझे लगता है कि पिछली बार हमारे प्रत्याशी लगभग 3 लाख के आसपास जीते थे। इस बार भी हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। लोगों का मन है और लोग मन बना चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश का सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति की दृष्टि से, हर दृष्टि से देश का विकास होना चाहिए। तो हिसार की जनता मन बना चुकी है कमल खिलाने के लिए। आप खुद भी प्रत्याशी हैं सीकर से। सीकर और राजस्थान में क्या होने वाला है? मैं सीकर राजस्थान की बात करूंगा कि 25 सीटें हम 2 बार जीते रहे हैं और तीसरी बार हम फिर हैट्रिक लगाएंगे। मैं भी तीसरी बार प्रत्याशी हूं और हमारी पार्टी ने भी दोनों बार 25-25 जीती थी। हम फिर हैट्रिक लगाएंगे। क्या फ़र्क महसूस करते हैं हरियाणा में और राजस्थान के वोटर्स में? आपको कोई अंतर लगा? वहाँ प्रचार किस तरह का, यहाँ कोई अंतर है इस चीज़ इन चीज़ों? सीकर और हिसार में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी शेखावाटी के कल्चर और हिसार की कल्चर लगभग एक जैसी है। कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों मिले हुए इलाके हैं, दोनों क्षेत्र एक जैसे हैं। वो भी किसानों का इलाका है, ये भी किसानों का इलाका है। वहाँ भी गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ भी गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं वोटर के अनुपात से गाँव में, लेकिन शिक्षित हैं। हिसार भी शिक्षित है, सीकर भी शिक्षित है। तो वो ज़्यादा विशेष अंतर मुझे दिखाई नहीं देता है। दोनों एक जैसी संस्कृति है, एक जैसी कल्चर है, रहना खाना पीना उठना बैठना मिलना जुलना समान सा ही है। और मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैं तो जन्मा हरियाणा में, मेरा कार्य क्षेत्र 7 साल तक हिसार रहा और उसके बाद मैं 40 साल से राजस्थान में हूँ। तो मैंने दोनों को अच्छी तरह समझा है। दोनों संस्कृति एक जैसी हैं और दोनों में प्यार प्रेम भाईचारा रिश्तेदारियाँ उठना बैठना एक जैसा है। प्रचार के लिए गांव वगैरह में जाते हैं, क्या माहौल मिलता है? लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा रिस्पॉन्स है। गांव में जाते हैं एक कुछ एक लोगों को छोड़ करके, क्योंकि विपक्ष की पार्टी किसी रूप में सामने आ सकती है और कांग्रेस के लोग सामने तो आते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कारनामों को हम देखते हैं, सेंटर का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है और केंद्र के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की तुलना की जाती है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी की दोनों की तुलना की जाती है, तो वहाँ लोग 10 बार सोचने को
बाधित होते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के, और 2001 से लेकर के 13 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद में फिर वो प्रधानमंत्री बने 2 बार। जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर होता था। दुनिया के लोग 211 देश ऐसे हैं जिनकी गणना संघों की दृष्टि से की जाती है। 211 में हम 11वें स्थान पर होते थे, लेकिन अब 5वें स्थान पर हम हैं। और मोदी जी का संकल्प है कि 2027 तक हम देश को तीसरी ताकत बना देंगे, और उनका संकल्प है कि 2047 तक, उससे पहले, हमारा देश विश्व की 1 नंबर ताकत बने। और इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, हर दृष्टि से कदम बढ़ाए हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतन, जीवन, उन्होंने गरीबी से जीवन जिया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, ना नियत है, ना नीति है, ना विज़न है, कुछ भी नहीं है, तो वो टिक नहीं पाते उनके सामने, उनके व्यक्तित्व के कृतित्व के सामने। उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीटें लेकर के आएगी, फिर तीसरी बार सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार, वोट क्यों दें लोग आपको? क्या मुद्दे क्या हैं ऐसे कि लोग आपको वोट दें तीसरी बार? मुद्दे इसलिए दें कि 2004 से 14 का इतिहास आप उठा के देखेंगे तो देश भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुका था। इनके 6-6, 7-7 मंत्री जेल में गए। आज कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं साहब ईडी का यूज़ कर रहे हैं। 2004 से 14 तक मनमोहन की सरकार थी, इन्हीं की ईडी थी, इन्हीं की सीआईडी थी, इन्हीं की सीबीआई थी, इन्हीं की पुलिस थी, और यही खाने वाले थे, ये भ्रष्टाचार करने वाले थे। इनके 6-7 मंत्री जेल गए, उसमें तो हमने नहीं भेजा, जेल गए। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिन समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार घोटालों की श्रृंखला नहीं आती थी। देश की स्थिति ये हो गई थी, विदेश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन जी जाते थे, अमेरिका, रसिया और दूसरे विकसित देशों में जाते थे, तो 2-3 दिन तो उनको नीचे के अधिकारियों से बात करने के लिए बिठा दिया जाता था। प्रोटोकॉल की दृष्टि से ना एयरपोर्ट पर और ना कहीं उनके सामने मिनिस्टर और राष्ट्रपति तो दूर की बात थी। 4-5 दिन बाद में जाकर के वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनको घंटा, आध घंटे का समय देते थे। विश्व की समाचार पत्रों की बात तो दूर थी, भारत के समाचार पत्रों में 4 लाइनें छपती थी कि मनमोहन जी विदेश में गए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर लाल कारपेट बिछी रहती है और उसके पास में गाड़ी खड़ी मिलती है। प्रोटोकॉल में वहाँ के उच्च अधिकारियों के साथ साथ वहाँ के मिनिस्टर होते हैं, और मोदी की पहली चाय यदि कहीं होती है तो राष्ट्राध्यक्ष के घर पर होती है, उनके टेबल पर होती है। ये अंतर देखा है लोगों ने। इकोनॉमिकल दृष्टि से हम सुदृढ़ हुए हैं। 10 साल के अंदर किसी मंत्री की बात तो दूर, किसी सांसद पर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा। तो कांग्रेस के कारनामों को देखेंगे, मोदी के रचनात्मक कार्यों को देखेंगे तो हर आदमी ये सोचेगा कि ये कांग्रेस सत्ता के होकर नहीं है, इसलिए हम जीतेंगे। अमित शाह की फेक वीडियो हो या फिर संविधान बदलने की बातें हो जो फैलाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की एक आदत है झूठा प्रचार करने के लिए, उनकी पोल खुल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया एससी के मामले में कि भाई ये जो संविधान के अनुकूल नहीं है। अगर मोदी जी की और हमारी पार्टी की नीयत खराब होती, हमें यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम क्या करें। लेकिन मोदी जी ने पार्लियामेंट में उस प्रस्ताव को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, और फैसले को बदल करके एससी के लिए और कानून बनाए। तो ये मोदी ही कर सकता है। ये जो लोग झूठ बोलते हैं ये करके तो दिखाते। इन्होंने तो उल्टा उसके विपरीत ऐसे कानून बनाए, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया कर्नाटक के अंदर, और देने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि आज दुनिया में अगर बाबा साहब स्वयं आ जाएं, वो भी भारत के संविधान को नहीं बदल सकते। 400 पार के नारे के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार का नारा मैंने बताया कि मोदी जी का विज़न, कार्य, दुनिया में देश की छवि को बनाना, आर्थिक दृष्टि से देश को संपन्न करना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातित करने वाला देश था हथियारों का, आज भारत हथियार भेजता है। मेडिसिन के मामले में भारत सबसे ज़्यादा दवाई मंगाता था, आज भारत भेजता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके देश जाग चुका है, भारत के नागरिक जाग चुके हैं, शिक्षित हैं, संस्कारित हैं, और 100% 400 पार नहीं, 400 पार से भी अधिक संख्या में
हमें सीटें मिलेंगी और मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। आप योगी हैं और अभी सांसद भी रहे हैं पीछे भी, और अभी भी आप प्रत्याशी हैं, वोट डल चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके मन में हो कि करना है, बदलना है? नहीं, मैंने तो मेरे क्षेत्र की बात मैं करता हूँ। 10,000 करोड़ के काम मेरे क्षेत्र में हुए हैं। मैंने वो काम किए हैं माननीय मोदी जी के साथ और उनके आशीर्वाद से। पूरे भारत में एक सैन्य अकेडमी थी मावली पंजाब में, मोहाली में। दूसरी खुली तो सीकर में खुली है। मेडिकल कॉलेज सबसे पहले खुला तो मेरे यहाँ खुला। विश्वविद्यालय बना तो मेरे यहाँ बना। यूरेनियम का कारखाना भारत में 3-4 ही हैं, वो बना तो मेरे यहाँ बना। 7-8 ट्रेनें चलती थी, आज 6 ट्रेनें तो हिसार से चलती हैं। 50 ट्रेनें आज सीकर से पूरे देश को जोड़ती हैं। तो इसलिए जैसे मैंने किया है ऐसे औरों ने किया है। यहाँ भी हिसार की बात करूँगा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कहीं बन रहा है तो आपके हिसार में बन रहा है। आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर आप 10 साल पहले जाते थे, नाक पर कपड़ा लगाना पड़ता था। 2 साल के बाद में आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वर्ल्ड में कैसे रेलवे स्टेशन होते हैं। हर प्लेटफार्म पर लिफ्ट होगी, एस्केलेटर होगा, छाया होगी, पानी होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, क्लीन होगा। ये अगर कुछ कर सकता है तो मोदी ही कर सकता है। हिसार में भी सर एयरपोर्ट बना ही बना है, शुरुआत तो नहीं हुई थी कोई। 28 करोड़ स्वीकृत हो गए मैडम, काम चालू है। आप जा करके देखो। काफी साल से चालू है सर। काफ़ी नहीं है, केवल 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है बजट को स्वीकृत। मैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। बजट का पास करने वाले तो हम ही हैं। साल भर केवल हुआ है। साल भर में आप जा करके देखेंगे। महीने 5 मई को फिक्स की ना, तो अप्रैल में। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना आपको, 5 अप्रैल को फ्लाइट यहाँ से चली, तो अभी तक तो कोई फ्लाइट नहीं सर। नहीं, आप रेलवे स्टेशन गए हैं? रेलवे स्टेशन की बात नहीं, मैं रेलवे स्टेशन तो मैं रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ ना आपके सामने। पहले रेलवे स्टेशन की बात करो। फ्लाइट की बात हुई थी। फ्लाइट का काम पहले जमीन अधिग्रहण होता है, उसका नक्शा बनता है। क्योंकि एयरपोर्ट का मतलब कोई सामान्य चीज़ नहीं है। कोई बस तो है नहीं, टैक्सी तो नहीं, कहीं साइड में खड़ी कर दी। उसकी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। कहीं तार तो नहीं है, कहीं टावर तो नहीं है, कहीं बड़े गांव तो नहीं है। सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बजट स्वीकृत हो गया है, काम चालू हो गया है। और आप देखना मोदी सरकार आएगी 2-3 साल के अंदर तो हमने राम मंदिर बना करके दे दिया, नई पार्लियामेंट बना करके दे दी। रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया। वोट प्रतिशत की दर जो गिर रही है उसके क्या नजरिया? शुरू में पहले चुनाव में वोट प्रतिशत गिरा, उसमें भी जैसे मेरे 58% दिखाया, लेकिन सैनिकों के वोट आए, 85 के अभाव ऊपर के लोगों को वोट आए, दिव्यांगों को वोट आए, कर्मचारियों को वोट आए, वो 63% हो गया। तो वोट परसेंट भी इतना नहीं गिर रहा है जिसकी लोग सोचते हैं। कई कारण होते हैं कि जैसे पहले चरण में किसानों के पास में फसल कटाई का काम था, मौसम खराब था, उसके बाद में वोट परसेंट ठीक हो रहा है। हिसार लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के जो है रणजीत चौटाला, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये निवेदन करूँगा कि पार्टी ने एक ईमानदार अनुभवी व्यक्ति दिया है, जीवन अच्छा है। और यहाँ हिसार में तो मंत्री थे तो हर महीने 5 तारीख को कैंप करते थे। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, उसको मैं प्रत्येक नागरिक से निवेदन करूँगा कि देश के विकास के लिए, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जो 400 फूलों की माला बनेगी, एक कमल की माला, उसमें हिसार का भी एक कमल का फूल होना चाहिए। क्या लग रहा है कि मतलब जीत का अंतर होगा, कितना रहने वाला है? जीत का अंतर मैंने बता दिया, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे? पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ धन्यवाद सुमेधानंद सरस्वती जी थे, जो सीकर से 2 बार सांसद रह चुके हैं और फिलहाल अभी कैंडिडेट सीकर से हैं, और इनका इलेक्शन का जो चरण पूरा हो चुका है। देखते हैं, स्वामी जी ने बताया कि उसका क्या रहने वाला, वक्त तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मैं फिलहाल लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे जल्दी अगली अपडेट पर। मैं देवाजात, कैमरा पर्सन चैतन्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।